everyone, this is Dr. Manoj Thakur and I welcome you all to the second part of our lecture on energy resources. फर्स्ट लेक्चर में आप जानते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात की थी व्हाट आर एनर्जी रिसोर्सेज, व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, और काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने चर्चा की थी सोलर एनर्जी के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रो पावर के बारे में, और हाइड्रो पावर में जो है आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, टाइडल पावर, ओटेक एनर्जी, इन तीनों एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। हाइड्रो पावर की बात अगर की जाए दोस्तों तो आप जानते हैं कि इंडिया एक पायोनियर कंट्री रहा है, और पहाड़ी राज्य जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, J&K है, इस तरह के राज्यों में जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है काफ़ी बड़े स्तर पर जो है बनाई जाती है और दूसरे राज्यों को भी सप्लाई की जाती है। तो हाइड्रो पावर के क्या मैकेनिज्म रहते हैं, किस प्रकार से इसको हार्नेस किया जाता है, क्या इसके प्रोज हैं और क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, हो सकती हैं या हैं, ठीक है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। The next renewable energy source is hydropower, and hydropower is basically the power that we get from water. It may be due to the kinetic energy of water, or it may be due to the temperature difference between different layers of water. So hydropower may be of mainly three types. It may be hydroelectricity, that means generation of electricity by utilizing the kinetic energy of the falling water. Second one is tidal power, by using the power of the tides. And the third one is ocean thermal energy conversion, that is known as OTEC. That basically utilizes the temperature difference between the top layer and the lower layers of the sea water. So first of all, starting with the hydroelectricity. So as I mentioned, that hydroelectricity is the electricity that is generated by the hydropower and that utilizes the gravitational force or the kinetic energy of the falling or the flowing water to generate the electrical power, and it is the most widely used form of the renewable energy that we all know. And in this picture we can clearly see that these are the main components of a hydroelectric power system. There is a dam. एक डैम इज क्रिएटेड एंड बिहाइंड द डैम देयर इज ए वाटर रिजर्वायर जिसमें कि पानी इकट्ठा रहता है। देन देयर आर इनटेक और कंट्रोल गेट्स जो कि पानी के फ्लो को जो है रेगुलेट करते हैं, पानी ज़्यादा छोड़ना है या कम छोड़ना है। देन देयर इज ए पेनस्टॉक जिसके थ्रू जो है पानी ज़्यादा हाइट से नीचे वाले एरिया में जो पावर हाउस वाला एरिया है उस तरफ को जाता है। देन इन द पावर हाउस देयर आर वाटर टर्बाइंस, जो पानी जो ऊपर से स्पीड में आता है वो आपकी टर्बाइन के ऊपर फॉल करेगा, इट विल रोटेट द टर्बाइन। टर्बाइन इज देन कनेक्टेड टू द जनरेटर। तो जनरेटर जो है टर्बाइन के रोटेट होने से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। द इलेक्ट्रिसिटी विल बी सप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर एंड फर्दर टू द ग्रिड, and the water which comes out after striking with the turbine after generating the electricity, वो water जो है आपका टेल रेस टनल के थ्रू जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक ये सिंपल सा डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन है कि किस तरीके से आपका जो एक हाइड्रो पावर प्लांट है वो काम करता है। This is an animated version of working of a hydroelectric power plant basically. So you can see that how the water is going through the penstock, then it is rotating in the turbine, then the turbine is attached to generator, it is generating the electricity that is going to the power line, and the rest of the water that comes out as outflow through the tail race tunnel. Now coming to the types of hydropower plants. सो मेनली जो हाइड्रो पावर प्लांट हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्लांट विदाउट पॉन्ड, जिसमें कि कोई भी वाटर स्टोरेज का सिस्टम नहीं रहता है। जब तक पानी में वाटर फ्लो कर रहा है तब तक ये जो पावर प्लांट है ये काम करेगा, जब पानी नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तभी काम करेगा जब आपका जो वाटर है वो रिवर में या जो वाटर बॉडी है, फ्लोइंग वाटर बॉडी है, उसमें अवेलेबल है। देयर इज नो फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग वाटर इन दिस टाइप ऑफ प्लांट। दूसरे वाला जो है दैट इज रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्लांट विद पॉन्ड। ये भी रन ऑफ द रिवर प्लांट है, इसमें एक रिजर्वायर का प्रोविजन है, और रिजर्वायर जो है बहुत बड़ा नहीं होगा, एक छोटा रिजर्वायर होगा। जो इसमें पावर है वो जनरेट होती है ड्यूरिंग पीक लोड्स, और इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है जब पीक लोड नहीं है तब भी जनरेट की जा सकती है, क्योंकि इसमें जो कुछ पानी है वो स्टोर करके रख लिया जाता है। ड्यूरिंग लो फ्लो वो उस पानी को यूटिलाइज करके जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। मतलब एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन ये जो है कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रिलायबल है।
एंड द थर्ड वन इज द रिजर्वायर बेस्ड हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें बेसिकली जैसा कि हम लोगों ने पीछे बात की थी, एक काफ़ी बड़ा जो है डैम बनाया जाता है जिसके पीछे वाटर रिजर्वायर रहता है और ह्यूज क्वांटिटी में जो है वाटर को स्टोर किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है कंट्रोल गेट्स लगे होते हैं जो रिजर्वायर के वाटर को कंट्रोल करते हैं, कितना पानी छोड़ना है कितना नहीं छोड़ना है, ठीक है। और ये जो पावर प्लांट है, क्योंकि इसमें ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर होती है, सो ये जो प्लांट है ये थ्रू आउट द ईयर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। और जितने ज़्यादातर जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं वो रिजर्वायर बेस्ड हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं। बट इनके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स की बात करें तो जो रन ऑफ द रिवर प्लांट है उनके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो हैं वो कम होते हैं। बट जो रिजर्वायर बेस्ड हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा रिजर्वायर क्रिएट करना पड़ता है, तो इनके जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। This is a simple formula that is used for the calculation of the amount of power generated from a hydropower plant. So this is denoted by P. P is equal to rho into H into R into G into K. So P stands for power in watts, rho stands for the density of water, that is approximately equal to 1000 kg per meter square cubic meter. H stands for the height in meter, that is the height of the dam basically. R stands for the flow rate in cubic meters per second. G stands for the acceleration due to gravity, जिसकी extended value होती है 9.8 meter per square per second square. Then the K stands for the coefficient of efficiency and it ranges from 0 to 1. Now coming to the Indian scenario, तो इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का स्टेटस है उसके बारे में बात करेंगे। सो इंडिया इज वन ऑफ द पायोनियरिंग कंट्रीज इन एस्टेब्लिशिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। मतलब जिन कंट्रीज में सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो पावर प्लांट्स एस्टेब्लिश हुए थे उन कंट्रीज में से इंडिया भी एक है। और इंडिया में सबसे पहले जो है 1898 में दार्जिलिंग में और 1902 में सिमशा, जिसमें कि सिवन समुद्रा जो प्लांट है वो एस्टेब्लिश हुआ था। और ये जो दोनों पावर प्लांट हैं वो एशिया के पावर प्लांट्स जो सबसे पहले एस्टेब्लिश होने वाले पावर प्लांट्स थे उनमें से एक थे। और इंडिया रैंक्स 5th आफ्टर रशिया, चाइना, कनाडा एंड जापान इन टर्म्स ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी। और अगर एस्टिमेटेड पोटेंशियल की बात करें कि कितनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकता है इंडिया अंडर आइडियल सिचुएशंस, तो एस्टिमेटेड पोटेंशियल फॉर इंडिया इज 1,48,000 मेगावाट, दैट इज इक्वल टू 148 गीगावाट। और अगर एक्चुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें, जो 148,000 मेगावाट है वो एस्टिमेटेड पोटेंशियल है, मतलब इतनी हो सकती है, एक्चुअल में नहीं है इतनी, ठीक है। जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की इंडिया में एज ऑफ जुलाई 2023, इट इज अप्रोक्सीमेटली 46,000 मेगावाट, दैट मीन्स 46 गीगावाट्स। ये है आपकी एक्चुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। The next energy source is tidal power. Tidal power is a form of hydropower that converts the energy of tide into electricity or other useful forms of energy. इसमें बेसिकली जो हाई टाइड और लो टाइड का जो हाइट डिफरेंस है उसको यूटिलाइज करके एनर्जी जनरेट की जाती है। और हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो हाइट डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं हेड हाइट। और मिनिमम 5 मीटर की हेड हाइट की रिक्वायरमेंट होती है टू हार्नेस टाइडल पावर। मतलब अगर हेड हाइट 5 मीटर है कम से कम या 5 मीटर से ज़्यादा है तो उस जगह पर हम लोग टाइडल पावर जो है हार्नेस कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। So these are the main components of a tidal power plant. जिस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्लांट होता है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लगभग उसी तरह के मिलते जुलते कंपोनेंट्स इसमें भी रहते हैं। जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में जो है एक डैम बनाया जाता है, उसी तरह से इसमें एक टाइडल बैरेज रहता है। देन देयर आर टर्बाइंस विच आर रोटेटेड बाय द मूविंग टाइड्स to generate the electricity through the generator is also there. Then sluice gates are there. These sluice gates are basically to control the outgoing and incoming tides को रोकने के लिए या allow करने के लिए जो है gates होते हैं। Then there are embankments and dikes, ये जो है आपका जो coastal वाला साइड है उस तरफ बनाए जाते हैं ताकि आपका soil erosion या बाकी का जो land एरिया है वो डिग्रेड ना हो या उसका इरोजन ना हो। Then there are transmission lines जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको सप्लाई करती हैं ग्रिड को। देन देयर आर कंट्रोल सिस्टम जिसमें कि आपकी टरबाइन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, देन स्लूस गेट को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स लगे होते हैं। सो ऑल दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए टाइडल पावर प्लांट।
So in this picture you can see how the tidal power plant basically works. In the picture number 1 you can see that the tide there is high tide, मतलब जो है हाई टाइड आ रही है समुद्र वाली साइड से, तो जो आपका टाइडल बैरेज है उसके बीच में जो वॉल्व है वो ओपन है ताकि टाइड का पानी जो है अंदर जो बेसिन बना हुआ है उसमें एंटर कर सके। लेकिन जो टरबाइन वाली साइड से जो ओपनिंग है वो आपकी क्लोज है ताकि वहां से आपका वाटर ना जाए। तो जब हाई टाइड आएगी तो आपका पानी जो है समुद्र का इस वॉल्व के थ्रू बेसिन में आ जाएगा। और दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जब एब टाइड है, मतलब जो समुद्र की टाइड है वो सब्सिडाइज कर गई और नीचे बैठ गई, ठीक है, तो आपका वाटर लेवल जो है समुद्र का नीचे हो गया और आपका जो टाइडल बेसिन है उसका जो वाटर लेवल है वो ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो उस टाइम पर हम लोग जो है जो मेन वॉल्व है उसको क्लोज कर देंगे और जो टरबाइन वाला जो वॉल्व है उसको ओपन कर देंगे ताकि जो टरबाइन वाले वॉल्व से पानी जाएगा, और जब ये पानी जाएगा तो टरबाइन को रोटेट करेगा। टरबाइन इज अटैच्ड टू जनरेटर और जनरेटर जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। सो दिस इज हाउ ए टाइडल पावर प्लांट बेसिकली वर्क्स। अब लार्जेस्ट टाइडल पावर प्लांट की बात करें तो जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टाइडल पावर प्लांट है वो साउथ कोरिया में लोकेटेड है ऑन लेक सिहावा, और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है दैट इज 254 मेगावाट। इट इज ऑपरेटेड बाय द कोरिया वाटर रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन। और इससे पहले जो है जो सबसे बड़ा टाइडल पावर प्लांट था वो फ्रांस का लॉरेंस टाइडल पावर प्लांट था जिसकी कैपेसिटी जो है 240 मेगावाट थी, और लगभग 45 इयर्स तक ये जो है सबसे बड़ा टाइडल पावर प्लांट रहा। लेकिन अब जो है करंटली ये साउथ कोरिया का जो सिहावा लेक पे टाइडल पावर प्लांट है ये इससे बड़ा पावर प्लांट है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो फ्रांस वाला टाइडल पावर प्लांट है इससे ज़्यादा है, दैट इज 254 मेगावाट्स। नाउ कमिंग टू द इंडियन सिनेरियो, इंडिया में इसका क्या स्टेटस है? तो इंडिया इज वन ऑफ द लोकेशन आउट ऑफ द 20 लोकेशंस दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड ऑन अर्थ फॉर टाइडल पावर जनरेशन। मतलब वर्ल्ड में टोटल 20 लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई हैं जहां पर टाइडल एनर्जी जनरेट की जा सकती है। उसमें से इंडिया में भी कुछ लोकेशंस हैं। इंडिया की जो लोकेशंस है वो मेनली 3 लोकेशंस है। सबसे पहले लोकेशन है आपकी गल्फ ऑफ कैम्बे, और दूसरी है आपकी गल्फ ऑफ कच्छ, तीसरी है आपकी सुंदरबन में गंगास डेल्टा, ठीक है। तो गल्फ ऑफ कैम्बे की जो हेड हाइट है मैक्सिमम जो है दैट इज 11 मीटर, और जो एवरेज टाइडल रेंज है दैट इज 6.7 मीटर, ठीक है। और जो गल्फ ऑफ कच्छ में जो मैक्सिमम टाइडल रेंज है दैट इज 8 मीटर एंड एवरेज टाइडल रेंज इज 5.23 मीटर, और सुंदरबन में जो मैक्सिमम टाइडल रेंज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर, एवरेज टाइडल रेंज इज 2.97 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों लोकेशंस में जो है पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ टाइडल पावर जनरेट की जा सकती है, बट एज सच there is no functional tidal power plant in India as of now, ठीक है। 2 प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन इंडिया में शुरू किया गया था, बट ड्यू टू देयर वेरी हाई कॉस्ट देयर कंस्ट्रक्शन वाज नेवर कंप्लीटेड। तो इंडिया में कोई भी फंक्शनल टाइडल पावर प्लांट अभी करंटली नहीं है। और इंडिया के टोटल पोटेंशियल की अगर बात करें तो टोटल एस्टिमेटेड जो पोटेंशियल है दैट इज 8000 टू 9000 मेगावाट। मतलब इतनी इलेक्ट्रिसिटी जो है इंडिया में थ्रू टाइडल पावर जनरेट की जा सकती है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें तो गल्फ ऑफ कैम्बे में लगभग 7000 मेगावाट, गल्फ ऑफ कच्छ में लगभग 1200 मेगावाट, और सुंदरबन एरिया में जो है लगभग 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, ठीक है, बट अभी नहीं की जाती। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया में 2 पावर प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन जो है शुरू हुआ था गुजरात में और वेस्ट बंगाल में इन द ईयर 2007 एंड 2011 रिस्पेक्टिवली, और इनकी जो कैपेसिटी थी एस्टिमेटेड वो थी 3.75 एंड 50 मेगावाट्स। जो गुजरात वाला है उसकी 3.75 और जो वेस्ट बंगाल वाला है उसकी 50 मेगावाट्स। लेकिन इनकी कंस्ट्रक्शन जैसा मैंने बताया वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाई ड्यू टू वेरी हाई कैपिटल कॉस्ट। नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइडल पावर। सबसे पहले बात करेंगे इसके प्रोज यानी कि एडवांटेजेस की। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है दैट इज इट इज वेरी चीप टू मेंटेन। मतलब एक बार बन जाए तो उसके बाद इसको मेंटेन करना काफी इजी है, बट जो पहला जो स्टेप है वो कैपिटल कॉस्ट का है, तो वो डेफिनेटली इसका एक डिसएडवांटेज है जो हम बाद में बात करेंगे। दूसरा है नो वेस्ट और पॉल्यूशन, मतलब किसी भी टाइप का पॉल्यूशन या वेस्ट इसमें जनरेट नहीं होता है। सो इट इज ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज वेरी रिलायबल, क्योंकि जो टाइड्स है, टाइड्स के आने का जो पीरियोडिसिटी रहती है उसको हम ऑलरेडी एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता होता है कि किस टाइम टाइड्स आएंगी, ठीक। सो इट इज ए रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देन नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड, तो इसमें किसी भी टाइप का कोई भी फ्यूल हमें जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती उसकी, ठीक है। सिर्फ हमें मूविंग वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है जो कि हम लोग टाइड्स के माध्यम से
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। देन इट इज ए क्लीन एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रीन्यूएबल मतलब टाइड्स तो आती रहेंगी, जब तक समुद्र है तब तक टाइड्स रहेंगी, तो इट इज ए रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जितना मर्जी यूज करेंगे कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। देन देयर इज नो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, तो नो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बिकॉज इट इज ए कोस्टल एरिया, और मोर और लेस कोस्टल एरियाज में जो है प्लांटेशन वगैरह थोड़ी कम रहती है, बट जहां पर प्लांटेशन होगी डेफिनेटली वहां हो सकता है कि कुछ ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो, अगर वहां से हम ट्रीज को साफ कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ केसेस में जो है इसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होता है, ठीक है। देन इट ऑल्सो प्लेज रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ द कोस्ट लाइन। जो कोस्ट लाइन है अगर उसमें टाइडल बैरेज है, क्योंकि उसमें काफी बड़ा एरिया रहता है टाइडल बैरेज का, तो टाइडल बेसिन का, तो जो डायरेक्ट सी वेव्स हैं वो डायरेक्टली आपके कोस्ट लाइन के साथ नहीं टकराती हैं और इससे जो है इरोजन नहीं होता है, ठीक है। तो आपके कोस्ट लाइन को भी ये प्रोटेक्ट करता है। नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस, तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी एरिया में, जैसे कि सुंदरबन की ही हमें बात करें, अगर वहां पर टाइडल पावर प्लांट बनता है, ठीक है, या बन रहा था, तो वहां पर जो है काफी रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, मैनग्रूव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, और वहां पर टाइडल पावर प्लांट बनाएंगे तो आपके जो मैनग्रूव फॉरेस्ट हैं उनको वहां से हटाना पड़ेगा। तो मैनग्रूव फॉरेस्ट जो हैं रिच बायोडाइवर्सिटी का सोर्स हैं, ठीक है, और उसमें डिफरेंट टाइप के और वाइल्ड लाइफ वहां पर रहती है जिसका वो हैबिटेट है, इंक्लूडिंग इवन रॉयल बंगाल टाइगर, तो इनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है इनिशियल बिल्डिंग कॉस्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये हम सभी जानते हैं, दैट्स व्हाई इंडिया डोंट हैव एनी फंक्शनल टाइडल पावर प्लांट टिल डेट। नेक्स्ट, वाटर इज नॉट रिप्लेनिश्ड, वाटर बेसिकली इसमें जो है रिप्लेनिश नहीं हो पाता है। देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ सिल्टेशन, सिल्टेशन की समस्या इसमें रहती है, यानी कि जैसे कि डैम्स में भी सिल्टेशन की समस्या रहती है, तो जो रिवर वाली साइड से जो वाटर आ रहा है या फिर जो कोस्टल एरियाज है वहां से जो सॉइल इरोड होके थ्रू रन ऑफ वाटर ड्यूरिंग रेन्स जो वाटर आएगा, ठीक है, उसमें सिल्ट आएगी और सिल्ट जो है आपके टाइडल बेसिन में एक्युमुलेट होगी, तो सिल्टेशन की समस्या रहती है और इसको टाइम टाइम पर जो है साफ करना पड़ता है। देन इट नीड्स ए वेरी बिग पीस ऑफ सी टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव होने के लिए इसमें काफी बड़ा एरिया हमें कवर करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2-4 टर्बाइंस लगा दी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली, ठीक है, इसमें सस्टेनेबली और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काफी बड़ा ह्यूज एरिया हमें कवर करना पड़ता है। नेक्स्ट, इट इज हाईली साइट स्पेसिफिक, जैसे कि मैंने बताया पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 20 लोकेशंस ऐसी आइडेंटिफाइड हैं जहां पर टाइडल पावर जनरेट की जा सकती है, तो ये हाईली साइट स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि जहां समुद्र है वहां पर आप हर कहीं टाइडल पावर जनरेट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देन इट प्रोड्यूसेस पावर ओनली फॉर 10 आवर्स ए डे, मतलब दिन में सिर्फ 10 घंटे के लिए ही ये बिजली जनरेट कर सकता है, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो दीज वर दैट वाज ऑल अबाउट टाइडल एनर्जी। नेक्स्ट एनर्जी सोर्स is your ocean thermal energy conversion. Now coming to the OTEC energy, that is ocean thermal energy conversion, और इसमें जो है we basically utilize the temperature difference between the warm surface water and the cold deep sea water to generate the electricity. इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, if the heat source is available at higher temperature and the heat sink at lower temperature, then it is possible to utilize the temperature difference to rotate the turbine. मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस है हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के बीच में, उसको यूटिलाइज किया जा सकता है टू रोटेट द टर्बाइन, thus converting the part of heat taken from the source into mechanical energy and hence into the electrical energy. अब ये कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज ए सिंपल डायग्राम ऑफ एन ओटेक प्लांट। इसमें आप देख सकते हैं कि एक हीट एक्सचेंजर है, उसमें और दो इसमें जो है पाइप्स लगे हुए हैं, जो रेड कलर का है आपका दैट इज वार्म सी वाटर, जो सरफेस वाटर है उसको पंप किया जा रहा है। जैसे कि जो सरफेस वाटर है आपका वो हायर टेम्परेचर में होगा, मे बी वो 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में होगा, और जो कोल्ड डीप सी वाटर है उसको दूसरा जो पाइप है उसके थ्रू पंप किया जा रहा है, वो काफ़ी गहराई से पंप किया जाएगा, और कोल्ड सी वाटर का टेम्परेचर में भी हो सकता है 5 डिग्री और 6 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ठीक है। तो ये जो 10 से 15 डिग्री या 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको यूटिलाइज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जो वार्म सरफेस वाटर है, जो वार्म है, ठीक है, उस इट विल गो टू द हीट एक्सचेंजर, इसको हम इवापोरेटर भी कहते हैं। इवापोरेटर में जो है क्या होगा, आपका जो वाटर है वार्म, वो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्टीम, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्टीम जो है अब ये अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। स्टीम भी हो सकती है और इसमें कोई वर्किंग फ्लूइड भी यूज हो सकता है, ठीक है।
तो इसमें जो है जो स्टीम है either it is of water or working fluid, it will go to the turbine, it will rotate the turbine, turbine is attached to the generator और टरबाइन के रोटेट होने से जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद जो स्टीम है दैट विल कम बैक टू द अनदर हीट एक्सचेंजर दैट इज नोन एज द कंडेंसर। इसका काम है जो स्टीम है उसको वापस लिक्विड फॉर्म में कंडेंस करना, और इसको कंडेंस करने के लिए हमें सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसको कम करना पड़ेगा, और टेम्परेचर को कम करने के लिए हम लोग जो है कोल्ड डीप सी वाटर पंप करते हैं समुद्र की गहराइयों से, ठीक है। और दोबारा से जो इससे क्या होगा कि आपका जो स्टीम है वो कन्वर्ट हो जाएगा बैक टू वाटर या जो वर्किंग फ्लूइड होगा उसमें, ठीक है। और क्योंकि ये जो आपका स्टीम है ये बेसिकली आपका जब वाटर में कन्वर्ट होगा ये आपका फ्रेश वाटर होगा, इसमें सॉल्ट कंटेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको वापस हम लोग जो है एज ए फ्रेश वाटर यूज कर सकते हैं, या फिर जो बाकी का पानी है उसको वापस सी में डिस्चार्ज कर सकते हैं। सो दिस इज ए बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ओटेक प्लांट। Now coming to the types of OTEC plant, depending upon location, the OTEC plant could be land based, अगर वो जो है coastal area में लगा है, समुद्र किनारे लगा है, it could be shelf based, अगर वो it is based on continental shelf inside the sea, and it could be floating plant, अगर वो समुद्र के बीचों बीच लगा है फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म में, then it is known as floating plant, ठीक है। लोकेशन के बेसिस पे 3 टाइप का होता है, और डिपेंडिंग अपॉन इट्स वर्किंग साइकिल, जो वर्किंग साइकिल है उसके बेसिस पे इट कुड बी ओपन साइकिल प्लांट, ठीक है, इट कुड बी क्लोज्ड साइकिल प्लांट, और इट कुड बी हाइब्रिड साइकिल प्लांट। ओपन साइकिल प्लांट में डायरेक्टली वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, क्लोज साइकिल प्लांट में वी यूज सर्टेन काइंड ऑफ वर्किंग फ्लूइड जिसका कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर से कम हो, और हाइब्रिड साइकिल प्लांट में दोनों ही यूज किए जाते हैं। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने इसका स्ट्रक्चर जो है डिटेल में डिस्कस कर लिया है, लेकिन इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो ओपन साइकिल प्लांट है उसमें आप देखेंगे जो वाटर है वो डायरेक्टली इवापोरेट हो रहा है आपका वाटर वेपर्स में, और वाटर वेपर्स आपके टरबाइन को रोटेट करेंगे और उसके बाद दोबारा से कंडेंस हो जाएंगे जिसमें कि आपको फ्रेश वाटर जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो वर्किंग है मेनली वाटर की है। जो दूसरा है आपका क्लोज साइकिल प्लांट, इसमें आप देखेंगे वर्किंग फ्लूइड जो है वो उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कि वाटर को जो है स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ता है, तो उस केस में हम लोग यूज कर लेते हैं कोई वर्किंग फ्लूइड जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर से कम हो, ठीक है। तो कम टेम्परेचर में भी वो बॉइल कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है हम वर्किंग फ्लूइड करेंगे और उसके वर्किंग फ्लूइड यूज करेंगे और उसके बाद जो है वर्किंग फ्लूइड को ही कंडेंस बैक करेंगे, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है आपका ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल प्लांट्स में। एंड द थर्ड वन इज हाइब्रिड साइकिल ओटेक सिस्टम। इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि जो ओपन साइकिल है उसमें वाटर यूज होता है और जो क्लोज साइकिल है उसमें कोई वर्किंग फ्लूइड यूज होता है, लेकिन जो हाइब्रिड साइकिल है उसमें आपके दोनों ही यूज होते हैं, वाटर एज वेल एज द वर्किंग फ्लूइड, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल में हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द इंडियन सिनेरियो, इंडिया में क्या स्टेटस है। तो इंडिया में जो ओटेक एनर्जी का एस्टिमेटेड पोटेंशियल है या जो पोटेंशियल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया में वो 1,80,000 मेगावाट जो है 1,80,000 मेगावाट है, ठीक है। मतलब कि इतनी हो सकती है, इतनी एनर्जी जनरेट हो सकती है, बट एक्चुअल में नहीं है। दिस इज एस्टिमेटेड पोटेंशियल। एक्चुअल में जो है दैट इज ए वेरी स्मॉल 65 किलोवाट डीसैलिनाइजेशन प्लांट दैट इज लोकेटेड इन कावरत्ती आइलैंड इन लक्षद्वीप, ठीक है। तो भारत में इंडिया में सिर्फ एक ही ओटेक पावर प्लांट है, बहुत छोटा 65 किलोवाट का, जो कि लक्षद्वीप में है। इसके अलावा और कोई ओटेक प्लांट इंडिया में नहीं है, और इसका भी जो मेजर रीजन है वो यही है कि इसकी जो वन टाइम इंस्टॉलेशन कैपिटल कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है बेसिकली। नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओटेक एनर्जी। इसमें जो है हम थोड़ी सी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, एडवांटेजेस की जगह सम अदर एप्लीकेशंस या सम अदर बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट है एयर कंडीशनिंग, क्योंकि इसमें जो है हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ने पहले भी बात की थी सोलर चिमनी के केस में या फिर जियोथर्मल एनर्जी के केस में, जहां पर भी टेम्परेचर डिफरेंस है तो उस टेम्परेचर डिफरेंस को वी कैन ऑलवेज यूज फॉर हीटिंग, वेंटिलेशन एंड कूलिंग हैवाक, ठीक है। तो इस यहाँ पर भी जो है एयर कंडीशनिंग के लिए हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन इज योर चिल्ड सॉइल एग्रीकल्चर। चिल्ड सॉइल एग्रीकल्चर बिकॉज वी आर ऑलरेडी पंपिंग द वेरी कोल्ड डीप सी वाटर फॉर द पर्पज ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उस कोल्ड सी वाटर को हम लोग जो है अपनी एग्रीकल्चर फील्ड्स में थ्रू द
थ्रू स्मॉल पाइप्स और डक्ट सर्कुलेट कर सकते हैं, और इसके माध्यम से वी आर एबल टू कल्टीवेट द टेम्परेट क्रॉप्स इन एनी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया। मतलब ठंडे क्षेत्रों में होने वाली जो फसलें हैं उनको हम गर्म क्षेत्रों में इजीली उगा सकते हैं। तो चिल्ड सॉइल एग्रीकल्चर इसकी एक एडिशनल बेनिफिट है। देन नेक्स्ट इज एक्वाकल्चर, क्योंकि जो डीप सी वाटर जो हम पंप कर रहे हैं इसमें, दैट इज हाईली रिच इन न्यूट्रिएंट्स, दैट इज वेरी न्यूट्रिशियस। तो इसमें जो है डिफरेंट टाइप का एक्वाकल्चर लाइक फिश है, श्रिम्प है, क्रैब्स हैं, वो हम लोग इजीली कल्टीवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डीसैलिनाइजेशन, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि इसमें कंडेंसर में जो वाटर कंडेंस होगा वाटर वेपर से, वो जो है फ्रेश वाटर होगा, उसमें कोई सॉल्ट कंटेंट नहीं होगा। तो समुद्र का जो खारा पानी है वो मीठे पानी यानी कि फ्रेश वाटर में भी इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इन एडिशन टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होती है, सो दैट हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल और एनर्जी सोर्स। नेक्स्ट इज मिनरल एक्सट्रैक्शन, क्योंकि इसमें जो डीप सी वाटर है दैट इज हाईली रिच इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स, दोज मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट डीप सी वाटर। तो इसमें जो है मिनरल एक्सट्रैक्शन या मिनरल माइनिंग भी इनडायरेक्टली जो है पॉसिबल है। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज के बारे में कि क्या इसमें जो इसकी लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली जो लिमिटेशन है दैट इज डिग्रेडेशन ऑफ द हीट एक्सचेंजर बाय द डिसॉल्व्ड गैसेज एंड द माइक्रोबियल फॉलिंग, क्योंकि जो हीट एक्सचेंजर है वो कंटिन्यूसली जो है खारे पानी में नीचे सबमर्ज्ड रहता है, डूबा हुआ रहता है। तो लंबे समय में जो है जो पानी में डिसॉल्व्ड गैसेज होती हैं और जो बैक्टीरियल एक्टिविटीज होती हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती हैं, उसके कारण ये हीट एक्सचेंजर जो है बेसिकली खराब हो जाता है या सड़ जाता है। ठीक है, ये समस्या रहती है। देन देयर इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम ऑफ improper sealing. Then there is a parasitic power consumption in these OTEC plants, means फॉर एग्जाम्पल जैसे जो कोई ओटेक प्लांट है वो 10 मेगावाट का है, तो उसमें से जो हम एनर्जी एक्चुअल में यूज कर पाएंगे वो 10 मेगावाट नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो है वाटर पंप करने के लिए भी कुछ एनर्जी यूज होगी। 2 से 3 मेगावाट मान लीजिए कि जो डीप सी वाटर है और सरफेस सी वाटर है उसको पंप करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, तो 10 में से अगर आप 3 माइनस कर दें तो एक्चुअल में जो एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है वो है 7 मेगावाट, और 3 मेगावाट जो है आपकी यूटिलाइज होगी उसी पावर प्लांट में, दैट इज नोन एज योर parasitic power consumption. So these were some of the advantages or additional applications and some of the limitations of OTEC energy. So that was all about OTEC energy and 3 different kinds of hydro powers. आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक कि आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वायरीज और एनी कमेंट्स और एनी सजेशंस टू फर्दर इम्प्रूव दिस लेक्चर्स, देन यू कैन पुट योर कमेंट्स और सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।